नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आंचल गुलाटी गुंबा। शुक्रिया गौरव और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी साहित्य की, बात होगी संगीत की और साथ ही साथ जिस तरह से हम लगातार गौरव देख रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र कहने को चल रहा है लेकिन काफी व्यवधान पैदा कर रहा है विपक्ष। इस पर रहेगी हमारी खास नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में 19 विपक्षी सदस्यों को सदन के वेल में प्रवेश करके कदाचार के लिए सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को ऐसे ही कारणों के लिए सोमवार को किया गया था निलंबित। संसद की कार्रवाई में व्यवधान से हो रहा है करोड़ों रुपयों का नुकसान। संसद के मॉनसून सत्र में आज राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी प्रणाली संशोधन विधेयक और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 है सूचीबद्ध। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक सूचीबद्ध किया गया। कांगो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य में 2 भारतीय सैनिकों समेत 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत। हिंसक प्रदर्शनों में 12 नागरिकों की भी मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत टीएस तिरुमूर्ति ने भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर जताया शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजधानी नई दिल्ली में मिलिट्री एम्यूनिशन मेक इन इंडिया अवसर और चुनौतियों पर दूसरे सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज फिर होंगी ईडी के समक्ष पेश। मंगलवार को सोनिया गांधी से ईडी ने की थी दूसरे दौर की पूछताछ। खेल की खबरों में भारत आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किया ऐलान। बांग्लादेश के हिस्से आया T20 वर्ल्ड कप। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी मैच आज त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जाएगा मैच। भारत पहले ही एक दिवसीय श्रृंखला 2-0 से जीत चुका है। और आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे पहले नया सवेरा में रुक करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर का। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपसभापति ने नियम 256 के तहत 19 राज्यसभा सांसद निलंबित कर दिए। उपसभापति ने सांसदों को सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए कदाचार के लिए सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में 7 सांसद टीएमसी के हैं, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई का 1 सांसद शामिल है। निलंबित होने वाले सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, नदीमुल हक, एमएम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कनिमोई और एनवी सोमू के नाम प्रमुख हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते जनता के रोजाना करीब 205 करोड़ रुपए का नुकसान संसद को उठाना पड़ रहा है। और मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल के हंगामे से महत्वपूर्ण कार्रवाई बाधित हो रही है। संसद का प्रति मिनट तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते अब तक संसद में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पिछले साल मानसून सत्र में लगभग 133 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। पिछले साल संसद के मानसून सत्र में 107 घंटों का निर्धारित समय था। पिछले साल संसद के मानसून सत्र में 107 घंटे के निर्धारित समय में से सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ। पिछले साल मानसून सत्र में लोकसभा में 19 जुलाई से 30 जुलाई तक 54 घंटे का काम होना था। विपक्षी दलों के कारण सिर्फ 7 घंटे का ही काम हुआ। राज्यसभा में लगभग 53 घंटे का काम होना था लेकिन 11 घंटे ही काम हो सका। पिछले साल विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लगभग 90 घंटे बर्बाद हुए।
मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, विपक्ष के हंगामे की वजह से आम जनता का काफी नुकसान हुआ। तो विपक्ष के हंगामे से संसद का काफी नुकसान हुआ है, जिसमें पिछले साल मॉनसून सत्र में लोकसभा में 19 जुलाई से 30 जुलाई तक 54 घंटे का काम होना था, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ गया और नहीं हो पाया। विपक्ष दलों के कारण सिर्फ 7 घंटे का ही काम हुआ, जो अपने आप में काफी कम है और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। संसद को भी और लोगों तक भी जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। राज्यसभा में लगभग 53 घंटे का काम होना था, लेकिन 11 घंटे ही काम हो सका। तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि कितना नुकसान संसद को हुआ है, अगर हम बीते साल की बात करें और इस साल की बात करें, क्योंकि अब मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हुई है और ऐसे में पहला हफ्ता क्योंकि हंगामे की भेंट चढ़ गया और दूसरे हफ्ते में भी कमोवेश यही नजारे देखने को मिल रहे हैं और यही मंजर यहां पर नजर आ रहा है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम इस खबर पर खास फोकस रखेंगे और हमारे साथ जिस तरह से संसद में लगातार व्यवधान के साथ जो सत्र है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, उस पर बात करने के लिए 2 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें अशोक कुमार टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद सिंह वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो है हम उनके पास भी जाएंगे, ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ दोनों जो अभी मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। अशोक कुमार टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही प्रमोद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अशोक कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, अभी जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी थी उस दिन प्रधानमंत्री ने जब आकर मीडिया को संबोधित किया था शुरू होने से पहले, तब भी उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि अगर वाद विवाद भी है तो खुले मन से संवाद होना चाहिए, चर्चा हो और एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ विपक्ष आए, और जो सरकार है वो चर्चा चाहती है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से निलंबन किया गया कई सांसदों का, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि विपक्ष चर्चा को तैयार है ही नहीं और जो सदन का कामकाज है वो बाधित हो रहा है। कई ऐसे राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़े जो विधायी कार्य हैं वो पूरे ही नहीं हो पा रहे और ये मॉनसून सत्र होता भी बहुत छोटा है। अशोक जी, देखिए, ये जो कुछ भी हंगामा हो रहा है ये विपक्ष की हताशा को जताता है। सबसे बड़ी बात ये है कि 2014-2019 में जिस प्रकार से विपक्ष की हार हुई और एनडीए को बहुमत मिला, उससे विपक्ष का जो संख्या बल है, विशेष तौर से जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, उसका जिस तरह से जनाधार सिकुड़ रहा है, संसद में उनका प्रतिनिधित्व सिकुड़ रहा है, उस हताशा के चलते एक ये रास्ता अपनाया जा रहा है हंगामा करने का। दूसरा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि और विपक्षी दल जो है, विशेष तौर से तृणमूल कांग्रेस है, वो ये चाहती है कि विपक्ष की जो प्रमुख भूमिका है वो कांग्रेस के हाथ से छीनकर वो तृणमूल कांग्रेस अपने हाथ में ले। और ये हमने पिछले कई सत्रों में देखा भी कि तृणमूल विपक्षी काम में ज्यादा हावी दिखाई दी कांग्रेस के मुकाबले। तो विपक्ष की जो हताशा है ये एक कारण है। दूसरा है विपक्ष में जो एकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दल हंगामा कर रहे हैं और वो ये भी कोशिश है कि हम दूसरे विपक्षी दल से ज्यादा अच्छा विपक्षी दल बनना चाहते हैं। तो इसमें विशेष तौर पर जो होड़ लगी थी, जिसको अंग्रेजी में हम टर्फ वार कहते हैं, यानी अपोजिशन की टर्फ वार इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। बजाय इसके कि विपक्ष एकजुट होकर किसी एक मोशन पर बहस करे, चाहे वो एडजर्नमेंट मोशन क्यों ना हो, लेकिन वो टर्फ वार के चलते कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों को अपने हाथ से ये मौका गंवाने देना नहीं चाहती और दूसरे विपक्षी दल, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस, वो नहीं चाहती कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई। तो हम देखें लगातार राष्ट्रपति के चुनाव में भी विपक्ष की एकता तार हो गई, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम देख रहे हैं विपक्ष की एकता कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो संसद में भी क्योंकि विपक्षी एकता नहीं हो पा रही, इसलिए अपने अपने तरीके से अपने वर्चस्व को या अपनी दिखाई देने के लिए हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपस में ये जो देख रहे हैं हम हंगामा होना,
ये उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है, उसका एक कारण है जो सामने नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे देखें तो जब कांग्रेस हंगामा करती है तो बहुत सारे अनेक विपक्षी दल चुप बैठे रहते, और इसी तरह से जब तृणमूल करती है तो बाकी चुप बैठे रहते हैं। ये चीज हमने देखी। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया जी से पूछताछ की, एक भी विपक्षी दल ने उनके समर्थन में बयान नहीं किया। कांग्रेस अकेली अलग थलग पड़ती है, तो कांग्रेस जो अलग थलग हो रही है पूरे देश में, जिस तरह से उनकी वो सुकुड़ रहा है, एक एक करके राज्य से वो जा रहे हैं, और संख्या लोकसभा में भी बहुत कम हो गया, तो ये टर्फ वार जो विपक्ष की है और उनकी हताशा। देखिए, संख्या बल में तो एनडीए को बहुत मत, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर सचमुच में विपक्ष चाहता है बहस करना तो उसके लिए नियम हैं, और उन नियमों के अधीन संसद में हमेशा बहस हुई है। और आप देखिएगा कि हंगामा करने के एक सप्ताह बाद हो सकता है विपक्ष वही बात कहे, चलिए अब हम चर्चा करें। लेकिन जहाँ तक सरकार के विधेयकों का मामला, हमने पिछले सत्रों में भी देखा, आखिरी सप्ताह में सरकार भी जल्दी सारे विधेयक पास करती है, तो भी सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सरकारी कामकाज तो रुकेगा नहीं, लेकिन देश का नुकसान है। बिल्कुल, और ये नुकसान साफ तौर पर नोटिस भी किया जा रहा है, क्योंकि संसद को चलाने के लिए जिस तरह से जो पैसों की जरूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसी से आता है, और संसद को अगर उसकी कार्रवाई बाधित होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता का ही होगा। प्रमोद सिंह जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, अब आपके साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर हम इस विधायी कामकाज को देखें तो जिसमें अड़ंगा विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, हालांकि अमूमन ये भी है कि संसद को चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए पहले ही निमंत्रण दिया गया था कि जो मुद्दे आपके पास हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है तुरंत विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है। ऐसे में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए, डीएमके की कनिमोई और एनवी सोमू, ये इनकी दलील थी कि जो रूल 267 है राज्यसभा का, जो बिजनेस और ट्रांजैक्शन का, उसको उसके तहत सुनवाई हो और जो लिस्टेड बिजनेस है उसको सस्पेंड करें। जीएसटी और महंगाई पे बात, सवाल ये होता है कि जीएसटी काउंसिल कोई बीजेपी की काउंसिल है नहीं। जीएसटी काउंसिल में पूरे देश के जितने राज्य हैं उनके साथ वित्त मंत्री आते हैं, तो जाहिर है डीएमके के भी वित्त मंत्री आए होंगे, टीएमसी के भी वित्त मंत्री आए होंगे, केरल के भी वित्त मंत्री आए होंगे। तो जीएसटी काउंसिल में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो जीएसटी काउंसिल में फैसला होना चाहिए। अब आप वहां पे हाँ कह देते हैं, फिर जब फिर आके जनता के सामने आप दिखाते हैं कि ये तो बीजेपी ने थोप दिया, तो ये बात गलत है। और उसी पे जो कल चेयर ने जो रूलिंग दी, हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने रूलिंग इसलिए दी कि जब आप लगातार हाउस के बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे, लिस्टेड बिजनेस पे चर्चा नहीं होगी, तब जबकि जो नेता सदन है पीयूष गोयल वित्त मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तबीयत ठीक नहीं, जब वो आ जाएंगे उसके बाद चर्चा होगी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब आप देखें, जब अशोक जी जैसे बोले थे, अब इनकी राजनीति समझिए। टीएमसी इस समय घिरी हुई है पार्था चैटर्जी को लेके, उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है, और डीएमके बीजेपी से अपोजिशन में है। टीआरएस को अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पे बीजेपी काफी ऊपर आ रही है, राजनीति उनके मुख्य प्रतिद्वंदी है, और कहा भी जा रहा है कि हो सकता है टीआरएस की सरकार ने बीजेपी आ जाए तेलंगाना में। और अशोक जी की एक बात और, कांग्रेस कल नहीं थी, टीएमसी के 7, डीएमके के 6, सीपीएम के सस्पेंड हो रहे, टीआरएस के 2 हो रहे, कांग्रेस नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सस्पेंड हुए, कोई विपक्षी दल नहीं बोला। पिछले बार नवंबर में भी याद होगा, डिप्टी चेयरमैन थे वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने 12 लोगों को सस्पेंड किया था राज्यसभा के। 2019 में 45 मेंबर्स सांसदों को सुमित्रा महाजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड किया था। लोकसभा राज्यसभा मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल डिबेट के लिए है, जनता की गाड़ी कमाई, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, करीब 1.5 करोड़ रुपया जो प्रति घंटा खर्च होता है भारतीय संसद की कार्यवाही पर, उसका जो मिसयूज हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाउस ऑफ स्टेट्स होती है राज्यसभा। इनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि यहाँ पे आप एक अच्छा डिबेट हो, लेकिन इनका अगर आप व्यवहार देखेंगे कुछ पिछले 1-2 साल से, तो लगता नहीं कि हम राज्यसभा को देख रहे हैं। टोटल राजनीति करने के लिए आप प्रदर्शन बाहर करिए ना, संसद में डिबेट करिए, लेकिन संसद में बहस करेंगे नहीं। बाहर आपको लोकतांत्रिक अधिकार, आप सड़क पे आ जाइए, सड़क पे खूब प्रदर्शन करिए सरकार के खिलाफ। सरकार तो नहीं भाग रही कि हम डिबेट नहीं कराएंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे। संसद में आप आइए,
आराम से जो लिस्टेड बिजनेस है उसके साथ बात होती, कॉलिंग अटेंशन नहीं होता। काम रोको प्रस्ताव का भी एक तरीका, अगर चेयर एड्रेस और एग्री कर जाती काम रोको प्रस्ताव पे तो कल चर्चा हो जाती, लेकिन क्योंकि विपक्ष अड़ा रहा तो अब इसके लिए मैं तो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को जो जिम्मेदार ठहराऊंगा जो सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे। बिल्कुल, और साफ तौर पर जो जनता का धन है या फिर हम कह सकते हैं जो उनका टैक्स है उसका काफी नुकसान हो रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आप लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है आप इसे कवर कर रहे हैं और काफी समय से आप जो है संसद की कार्रवाइयों को कवर करते हुए आए हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं ये 3 सत्र होते हैं, उसमें ये मॉनसून सत्र सबसे छोटा होता है। उस लिहाज से क्या लगता है, आप तो वहां पर विपक्ष के नेताओं से भी मिलते होंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? क्योंकि जो जनता, यानी अगर मैं टीवी पर बैठकर देख रही हूँ लोकसभा की कार्रवाई या राज्यसभा की कार्रवाई, तो जनता के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आएगी, भाई संसद नहीं चल रही है। वो शायद नहीं समझ पाएगी कि विपक्ष है या पक्ष है। उनके दिमाग में सीधा एक क्लियर मैसेज है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसे हर रोज ये तख्तियों की वजह से, वेल में आकर शोर मचाने की वजह से ठेस पहुंचती हुई। देखिए, जहाँ तक संसद की कार्यवाही का हम देखें तो मानसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष ने जिस तरीके से अपना रवैया अपनाया, खास तौर से कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के सामने और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन के सामने बिंदुओं को रखा था। उन सभी मीटिंग्स में हमने देखा था कि सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया था और चेयर ने भी कहा था कि दोनों पक्ष राजी होंगे तो हमें चर्चा कराने के लिए किसी भी मुद्दे पर कोई गुरेज नहीं है। जहाँ तक नियमों को लेकर इस बार जो विपक्ष अड़ा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष जब ये चाहता है कि उन्हें सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाने और चर्चा करने की बजाय उसमें शोर शराबा और हंगामा करना ज़्यादा उन्हें उचित लग रहा हो, तो उस लिहाज से वो उन मुद्दों की चर्चा की बजाय शोर शराबा और हंगामा करता है। यही वजह है, हमने पहले भी देखा है और अभी भी यही हो रहा है। लेकिन आमतौर पर पहले ये होता था कि जो भी सत्र का पहला सप्ताह होता था उसके बाद दूसरे सप्ताह में स्थितियों को सामान्य होने में कुछ स्थितियां सुधार देखा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा जब नहीं दिखा और लगातार ये गतिरोध चलता रहा, और ख़ास तौर से जब हमने देखा कि पहले लोकसभा में और कल राज्यसभा में 19 सांसदों को निलंबित किया गया, बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस बात को लेकर कि आप अपने मुद्दों को अपनी जो सीट है कम से कम सीट पर जाकर अपने मुद्दों को उठाएं। राज्यसभा में या किसी भी सदन में ये प्रोटोकॉल होता है कि जब नेता विपक्ष भी खड़े होते हैं बोलने के लिए तो चेयर उनको उचित अवसर देती है। ऐसा कई बार देखने को मिला कि चेयर ने अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के सांसद, उनके जो विपक्षी साथी हैं, वो वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां बनती हैं जिसमें ये साफ दिखता है कि आप गतिरोध को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं वनस्पत मुद्दों को उठाने के, तो इसी वजह से कल ये हुआ। और बार बार तख्तियाँ दिखाना, नारेबाजी, शोर शराबा और चेयर के बार बार आग्रह और चेतावनी दोनों को जब उन्होंने देखा और उनका नाम पहले लिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के बाद ही उनको निलंबित किया जाता है, पहले आगाह किया जाता है, फिर जो लोग वेल में होते हैं उनका नाम लिया जाता है। नाम लेने का मतलब यही होता है कि आपके पास अब ज़्यादा विकल्प नहीं है, आप अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को रखें। लेकिन जब एक सिरे से चेयर के जो निर्देश हैं उनको नकारा गया, तब ये कार्रवाई हुई। जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से तमाम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। हम देखा है कि अगर हम राज्यसभा की देखें तो आज की राज्यसभा की सूची ये कह रही है कि जो काम पहले नहीं हो पाए हैं उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो बिल सूचीबद्ध किए गए थे उनको अनवरत डे बाय डे हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो, और ये ऐसे बिल हैं जो कि हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनसे संबंधित हैं, चाहे वो अंटार्कटिका से संबंधित बिल हो या जो घातक हथियारों से संबंधित जो बिल हो। दोनों बिल लोकसभा से पारित होने के बाद इनको अब राज्यसभा से पारित किया जाना है, लेकिन वहाँ पर इसी शोर शराबे और हंगामे की वजह से ये वहाँ पर नहीं हो पाया। हालांकि लोकसभा में परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिला और कल हमने देखा कि विपक्ष के सांसद जहाँ शोर शराबा तो करते रहे, लेकिन सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें कि हम जो न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जो 2 राज्यों में जो बिल है, जिसमें कि हम जो घरेलू मुद्दों से संबंधित, घरेलू विवादों से संबंधित जो कोर्ट्स हैं
उनको उनसे संबंधित जो विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो गया, जिसमें कि ये बात सुनिश्चित कर दी गई कि 2 राज्यों में जहां पर ये प्रक्रिया चल रही थी अब उनको वैधानिक रूप से स्वीकार्यता मिल गई है। तो आज हम देखते हैं कि एंटी डोपिंग से संबंधित जो विधेयक है वो लोकसभा में सूचीबद्ध है। लेकिन एक और जो चर्चा है 197 के तहत, जिसमें कि जो कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा ही उसको इनिशिएट किया जाना है, जिसमें कि भारत में जो खेलों की स्थिति है उस पर चर्चा की जानी है। लेकिन क्या राज्यसभा और लोकसभा में जो परिस्थितियां हैं उससे हम देख पाएंगे कि राज्यसभा में जो है क्या कुछ सुधार होता है और आज कुछ बात आगे बनती है, क्योंकि इस मामले में मुझे लगता है कुछ न कुछ प्रयास जरूर किए गए होंगे ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष की तरफ से, और ये बातें अब जल्दी ही सामने आ जाएंगी कि अब उसमें क्या कुछ आगे की गतिविधियां देखने को सुचारू रूप से चले संसद का ये जो सत्र और आज का दिन, ताकि जो लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े विधायी कार्य हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जा सके। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, दूसरा हफ्ता चल रहा है। पहले हफ्ते की अगर बात करें तो राज्यसभा में 27% जो आंकड़े सामने आए हैं वो 27% कामकाज हुआ, और वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो 16% कामकाज हुआ। ऐसे में अगर इतना कम कामकाज होगा तो सुचारू रूप से जनता को इसका कैसे फायदा मिल पाएगा, क्योंकि काम ही उस ढंग से नहीं हो पा रहा है कि जनता तक वो चीजें पहुंच पाएं जो सरकार उन्हें देना चाहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसदीय प्रणाली को बहुत ही विकासशील देश जो है वो उसका अनुसरण भी करते हैं, भारत की ओर देखते हैं। जब भारत की संसद इस प्रकार से हंगामे के भेद चढ़ जाती है तो इससे हम कोई विकासशील देशों को, छोटे देशों को कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को एक सफल लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन जब सदन में हंगामा होता है तो संसद की गरिमा तो उसको नुकसान ठेस लगती है, लेकिन भारत के जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी गरिमा भी कम होती है। देखिए, अभी मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हम बार बार कह रहे हैं विपक्ष का हंगामा। ये विपक्ष का हंगामा नहीं है, ये बटे हुए विपक्ष का हंगामा। कहीं किसी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं है। आमतौर पर हम जब संसद कवर करते थे तो देखते थे कि संसद के सत्र से पहले विपक्ष की एकजुटता की एक बैठक हुआ करती थी, आपस में तालमेल से कौन सा मुद्दा कौन विपक्ष उठाएगा ये तय करते थे। लेकिन यहाँ विपक्ष की एकता तो दूर, कहीं तालमेल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बटा हुआ विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत स्पष्ट होती है कि जब ये हंगामा होता है तो लोगों तक ये किस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं ये पहुंचता ही नहीं, तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आ रहा कौन सा विपक्षी दल क्या मुद्दा उठा रहा है। बिल्कुल बात है अशोक जी, जो आप ये बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि जनता, यही सवाल मैंने उस वक्त किया भी था कि भाई जनता को कुछ नहीं पता कि कौन विपक्ष से बात कर रहा है और कौन पक्ष से। प्रमोद जी, इसी पर मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा था कि मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि तख्तियां बीच में वेल में लेकर आना, नारेबाजी करना ये ठीक नहीं है। दूसरी जो हम दिशा निर्देश कह सकते हैं वो पुस्तिका जारी की गई कुछ शब्दों को लेकर, जिनका इस्तेमाल जो है वो साफ तौर पर निषेध किया गया कि इन शब्दों का इस्तेमाल जो विपक्ष लगातार करता आया है। क्या ये भी एक वजह है, चाहे हम बटे हुए विपक्ष की बात कर रहे हैं इस हंगामे की? हालांकि कांग्रेस के काल में भी ये किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि उसमें अनुरोध किया गया था, लेकिन यहाँ की सरकार ने जो ये 2 काम किए हैं साफ तौर पर सख्ती से लागू करने की बात है। देखिए, अगर ये होता तो ये विपक्ष जो कर रहा है वो कर सकता था क्या? ये गैर ऑर्डर नहीं था, और ये सन 52 से के बारे में देखिए, जब सदन आहूत होता है, जब सत्र हो तो उसमें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है दोनों सदनों की वो बैठती है अध्यक्ष के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, चेयरमैन राज्यसभा के साथ, और उसमें सारी पार्टियों के जो नेता हैं अपनी बात रखते हैं और फिर एक कार्यवाही कैसे चलेगी सुचारू रूप से उस पर बात होती है। अब चूंकि लोकसभा का सत्र ये जो बचा हुआ सत्र है मानसून का, जब हुआ तब इसमें कुछ शब्दों पे कहा गया था कि ये शब्द आप नहीं बोल पाएंगे, ये जो असंसदीय है, इससे सदन की मर्यादा भंग होती है। उस समय तो आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या बोला ये वो खुद बताएं, फिर आप बाहर आके आपने टेलीविजन पे और सोशल मीडिया के थ्रू हंगामा खड़ा करना शुरू किया। और फिर जब सदन में तख्तियां प्लेकार्ड लेने पे पाबंदी लगी है
और अगर जो संसद के सदस्य क्या उनको सदन के नियमों का पता नहीं है? कल जो 3 कांग्रेस के 4 सदस्य निलंबित हुए थे, रूल नंबर 374 के तहत निलंबित हुए थे। जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चेयर के कहने पर उनका नाम लिया और उनको निलंबित किया गया। यही प्रक्रिया जो है वहां पे राज्यसभा में थी, जब संसदीय राज्य मंत्री मुरलीधरन ने चेयर के कहने पर नाम लिया, और जब एक बार चेयर नाम लेती है व्हेन अ मेंबर इज नेम, फिर उसके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और संसद में भाई आपको चर्चा कैसे करनी है? जैसे अभी आपके संवाददाता कर रहे थे, 197 है कॉलिंग अटेंशन के तहत आज चर्चा होनी है। कांग्रेस के सदस्य तो मुझे लगता नहीं आ जाएंगे, क्योंकि उनकी अंतरिम अध्यक्ष की बात फिर पेशी है प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष, तो हो सकता है वो सड़क पे हो, वो उनको वहां पे प्रदर्शन करना अपने नेता के प्रति अपनी वो प्रतिबद्धता दिखानी। तो मुझे लगता नहीं आज जो भारत में खेलों की स्थिति पे चर्चा होगी, कांग्रेस उसको इनिशिएट कर पाएगी। अगर वो जो जिनके नाम और चर्चा शुरू करने के लिए लिखी हुई है बिजनेस में, अगर वो आज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम वो संसद में बहस के लिए तैयार है। और सिर्फ हंगामा करने से संसद का कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा लोग डायरेक्ट चुनते हैं, राज्यसभा के लोग मेंबर्स जो है इनडायरेक्ट होते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। आप अपने राज्यों का मसला उठाइए, उनका मुद्दा उठाइए, लेकिन जो ये संसद की मर्यादा है उसके तहत, ताकि जो जनता, जो आने वाली पीढ़ी, जो कल के वोटर होंगे 2024 में, जो देख रहे हैं, जो वोट देने के लिए कि हम भी अपनी संसदीय प्रणाली में, चुनाव प्रणाली में हिस्सा लेंगे, आपके इस व्यवहार को देखते हुए हाउस ऑफ हेडर्स को आप उनके लिए भी तो कुछ सोचिए ना। उनके लिए आप कुछ मर्यादा का ध्यान रखिए, उनके लिए कुछ आप बेंच मार्क सेट करिए कि हम लोकसभा, हमारी राज्यसभा कैसे चलती है, देश के मुद्दों पर कैसे चर्चा होती है, विपक्ष सरकार का कैसे साथ देता है देश के मुद्दों पर। खाली विरोध के लिए तो विरोध नहीं होना चाहिए। बहुत से मुद्दे हैं जो सबके मुद्दे हैं ना। अगर कोई बिल ले आती है तो हमारे आप पूरे देश के लिए बिल होता है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के जिन लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल प्रमोद जी, यही सवाल है मेरा आपसे कि अगर नियम 256 को हम देखें तो क्या इसमें ऐसा होता है कि जो निलंबित सांसद हैं उनको क्या पूरे कार्यकाल के दौरान निलंबित किया जाएगा, जो उस सत्र में पूरा चल रहा है? अब व्यवस्था तो 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया। जो चेयर की व्यवस्था है वो रिमेनिंग सेशन के लिए उनको निलंबित कर दिया और चेयर की रूलिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जी, तो ये जो संसद की नियमावली है, इससे सभी सांसद भली भांति परिचित हैं अशोक जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बात लगातार हम पूरी चर्चा से निकाल कर इसका एक कह सकते हैं विश्लेषण करना चाह रहे हैं कि जो जिन बिलों की हम बात कर रहे हैं, बिल संसद की आत्मा है। संसद का मतलब ये है कि जहां पर डिबेट हो, तो वो तो सरकार के लिए और आसान है कि भाई आप चर्चा करना ही नहीं चाह रहे तो जो भी बिल है, चाहे वो लोकहित से जुड़ा है, राष्ट्र से जुड़ा है, वो बिना चर्चा के पास हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि बिल पर चर्चा हो। तो ऐसे में तो सरकार का काम और आसान करने की कोशिश, क्योंकि आप लगातार हंगामा करें। हमने कई बार देखा, कई ऐसे बिल थे जो बहुत अहम थे, जो लगातार शोर मचता रहा, लेकिन क्योंकि वो जरूरी थे, विधायी कार्य को पूरा करना था और उनको पारित किया गया। यही होगा। आप देखेंगे सत्र के अंतिम सप्ताह में सरकार अपनी बिल पास करती जाएगी, विपक्ष जो है बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो वॉकआउट करेगा। देखिए, इसमें एक बात समझने वाली है कि जो सांसद हैं वो बहुत सम्मानीय होते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं और वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कोई सांसद निलंबित होता है तो उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलने लगती है। जब कोई सांसद हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं जी, कैमरा उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है, तो उनको ये लगता है निलंबित होना जो है हमारे लिए बहुत वाहवाही की बात है, क्योंकि हमारा नाम अखबार पे आएगा, टीवी में आएगा। तो ये जो एक नेगेटिव टैक्टिक्स से पब्लिसिटी लेने का एक जो दौर, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी नहीं, लेकिन जनता समझती है, कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा। नहीं मानती इस बात को कि आप हंगामा करके तख्ती लेकर निलंबित होंगे या मार्शल आपको उठाकर बाहर ले जाएगा। लेकिन अशोक जी, क्योंकि आप तो बहस चाहती है, बिल्कुल, लेकिन अशोक जी आप तो खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें मान लीजिए हमें कभी जब विधानसभा से दिखती हैं या किसी देश के अन्य संसद से देखते हैं जहां पर इस तरह से हंगामा हो रहा है, तो कितना हम भी उसको देखकर दुख होता है। अब इस तरह की तस्वीरें अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी दिखती होंगी या आम दूसरे राज्यों में भी देखी जाती हैं तो अपने आप में दुख पहुंचाती है, क्योंकि ये इस संसद को जब हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इसकी पूजा की जाती है संवैधानिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं आप
की जो इमेज है, इमेज सब कुछ होती है, उसको भी बहुत ज्यादा धक्का और नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का जिसको नेगेटिव न्यूज में ज्यादा टीआरपी मिलती है, इसलिए वो भी हंगामे को, तख्तियों को, इनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। और वो सांसद जो ये दृश्य देखते हैं और बाहर लोग उनको कहते देखो मैंने देखा, आपको निलंबित किया गया, तो यहाँ इसकी बजाय वो एक सार्थक बहस में हिस्सा लेकर अपने आप को एक बड़ा अच्छा सांसद प्रूव करें। हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन अवार्ड्स हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा है। और देखिए बहुत हर दल में, हंगामा करने वाले दलों में भी उनके अलावा बहुत सारे दल हैं जो सचमुच में बहस चाहते हैं। अगर आप हंगामा करने वाली पार्टी के सांसदों से पूछें, वो भी बहस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक टर्फ वार है, हम किसी से पीछे नहीं है, हम हंगामा करेंगे, क्योंकि पहले हमारे समय में भी हंगामा होता था। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये मैंने जैसे कहा कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को कम करता है। और ये मत भूलिए कि हमारे देश की संसद की जो भी इस प्रकार के सीन है, ये बाहर के देशों में टेलीविजन पर भी दिखाए जाते हैं। और फिर कई तो हमारे पड़ोस में देश ऐसे भी हैं तो कहेंगे देखो भारत अपने आप को बड़ा लोकतंत्र कहता है, देखिए वहां क्या हो रहा है। तो ये जो एक जो परिस्थिति है, इस पर मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों को मनन करना चाहिए और आकर सदन में नियमों के अनुसार बहस करे, तो वो सार्थक बहस होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार का एजेंडा तो आखिरी सप्ताह में रात 12 बजे 2 बजे तक बैठकर भी पूरा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष की जो सार्थक भूमिका है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, बहस के द्वारा मुद्दों को हाईलाइट करने की, वो कहीं कहीं इसकी भेंट चढ़ रही है। ये बात विपक्ष जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है, हमारे देश के लिए भी, जनता के लिए भी, और मैं समझता हूँ विपक्ष के लिए भी अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा। बिल्कुल, ये ऐसा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि विपक्ष की मंशा क्या है, ये विपक्ष खुद नहीं समझ पा रहा कि उसको किस मुद्दे पर संसद में हंगामा करना है या किस मुद्दे पर उनको बातचीत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रमोद जी समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो संसद का जो विधायी कामकाज है वो किस तरह से पटल पर आ रहा है और किस तरह हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, ये लगातार तस्वीरों से उजागर हो रहा है। और साफ तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि जब जनता टैक्स देती है उससे सदन चलती है और उसी में कामकाज होता है, जो अगर बाधित होगा तो कहीं ना कहीं जनता तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो भी काफी समय के लिए लंबित हो जाएंगी। और सार्थक बहस ही स्वस्थ लोकतंत्र की बानगी पेश करता है, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा है। और फिलहाल हम नया सवेरा में एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कई अहम खबरें। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, खुशियों
मेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब करते हैं अगली खबर का, जो कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है, जहां पूछताछ के लिए कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, आज फिर उन्हें ईडी के सामने पेश किया जाएगा। और इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी ने कल दूसरे दौर की पूछताछ की। दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी लंच ब्रेक पर गईं और उसके बाद वे तकरीबन 3:30 बजे वापस निदेशालय पहुंची। लंच ब्रेक के बाद उनसे दोबारा पूछताछ शुरू की गई। लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी ईडी कार्यालय से निकली। और अब बात बिहार की। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 जिलों में वज्रपात से 20 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक कैमूर जिले में 7 लोग वज्रपात की चपेट में आने से मारे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि राज्य के 8 जिलों में वज्रपात से 20 लोगों की मृत्यु दुखद। मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बात टीकाकरण की, जिसका आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 202 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 557वें दिन 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को जीवन में अग्रसर रहने और सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ भी काम किया। 83 वर्ष की आयु में IIM शिलोंग में लेक्चर देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा जीवन भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में समर्पित रहा। अपने ज्ञान और सादगी से उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनके विचार और आदर्श सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन।
और वहीं सीआरपीएफ का आज 83वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर बल के जवानों व उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, अपने शौर्य से सीआरपीएफ ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अद्वितीय योगदान दिया, बल्कि वीरता का एक गौरवशाली इतिहास भी बनाया, जिस पर हम भारतीयों को गर्व है। 83वें स्थापना दिवस की सीआरपीएफ के जवानों को शुभकामनाएं देता हूं और उनकी राष्ट्र सेवा व समर्पण को सलाम करता हूं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। विजय चाचा गांव जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पे? पिछले महीने तो रिटायर हुए आप, तो ये खर्चा? रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वो कैसे? मैंने एनपीएस में रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर पेंशन का लाभ दे रही है। अच्छा। हाँ अरुण, तुम भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। हाँ, मैं आज ही एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और आइए अब बात करते हैं श्रीलंका की। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने ईंधन की भारी किल्लत के बीच विदेशी तेल कंपनियों से संपर्क किया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने एक ट्वीट में एक विज्ञापन साझा किया, जिसमें वैश्विक तेल कंपनियों से श्रीलंका में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात, वितरण और बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आह्वान किया गया। ईंधन की कमी के चलते कोलंबो में सिर्फ 3 दिन के लिए ही स्कूल खुले हैं। और वहीं इस बीच भारत ने मानवीय आधार पर श्रीलंका को आर्थिक मदद मुहैया करवाई है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बोगले ने श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी को लगभग 3.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपए की मानवीय आपूर्ति सौंपी। इस दौरान श्रीलंका के सांसद जीवन थोंडामन और सिलोन वर्कर के कांग्रेस नेता सैंथिल थोंडामन भी उपस्थित रहे। और श्रीलंका ने 2010 से 2015 के बीच में चीन से $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया था। इसके अलावा चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं पर श्रीलंका में $1.4 बिलियन का निवेश भी किया। श्रीलंका के कर्ज चुकाने का समय करीब आ गया है, लेकिन आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका ने चीन से अपने कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता अमरपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट श्रीलंका से।
श्रीलंका में ऐसे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना के निवेश से इस देश में ये चिंता है, ये आशंका है कि श्रीलंका जल्द चीन की कॉलोनी बन सकता है। Getting the Chinese loan issue addressed is really critically important, and I think it's going to be one of the biggest challenges before the new administration. Sri Lanka is quite stuck in terms of being unable to pay back those loans, and the fact that the Rajapaksa family's love for mega projects, particularly infrastructure projects with Chinese funding. Some of it, like the roads, there are things that you need and there are things that you don't need. What Singapore wants to do and is able to do right now, Sri Lanka is unable to do. Maybe you have to map it out in a way that Sri Lanka gets, reaches the stage where we can do that in a few years. But borrowing extensively, borrowing at extensive commercial rates, has really proved a difficult thing for Sri Lanka. And as you know, in the past few months, when Sri Lanka got stuck in this huge debt, it's a serious trap, and it is deeply linked to the Chinese. Instead of blaming the Chinese, I would also think that the Sri Lankan government had the responsibility to study, who do you want to borrow from? The immediate reason why we are in this financial difficulty is that from 2007, Mr. Mahinda Rajapaksa, as president, went to the commercial markets and got international sovereign bonds. That was about 50% of our debt stock. That is high interest commercial debt. It is true that he also took loans from particularly the China's Exim Bank and a few other government organizations to build fancy infrastructure, highways, an airport, a tower here in Colombo and so on. Now if you take the airport, the feasibility study that was conducted for the location of an entire airport was Sri Lanka rupees 1 million, which is less than 1 million India rupees. So now you can understand that nobody in their sound mind does a feasibility study for that little amount, because you could actually say there was no feasibility study. लंबे राजमार्गों के लिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बंदरगाहों के लिए, जैसे डीप वाटर हम्बनटोटा सी पोर्ट या ये कोलंबो पोर्ट सिटी, इनके लिए जब चाइना ने श्रीलंका को लोन दिए तो वो उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट था, और बहुतों को लगता है ऐसे सफ़ेद हाथी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के चरमराने का कारण बने। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, कोलंबो। और कोंगो के पूर्वी शहर बुटेम्बो में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कोंगो में तैनात 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हुई है, जिसमें भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के 2 कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन में 12 नागरिकों की भी मौत हो गई है। इससे पहले कुछ समूहों ने पूरे DR कोंगो में सप्ताह भर चलने वाले आंदोलन का आह्वान किया था। बुटेम्बो में मंगलवार को हिंसक भीड़ ने मोरक्को रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन को घेर लिया। यहीं पर बीएसएफ की टुकड़ी भी तैनात थी। कोंगो की पुलिस और सेना ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन 500 से अधिक की अनुमानित हिंसक भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सके। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोंगो के सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। मोरक्को और भारतीय सैनिकों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की। गंभीर रूप से घायल बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय सैनिकों के बलिदान पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में सीमा सुरक्षा बल के 2 वीर भारतीय शांति सैनिकों की मृत्यु पर गहरा दुख हुआ है। वे मोनास्को का हिस्सा थे। इन नृशंस हमलों के अपराधियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिकों को दुखद रूप से खो देने पर संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वास्तव में एक ये बड़ी क्षति है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिकों को दुखद रूप से यहाँ पर उनकी जो मौत हुई है, ये सचमुच एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
आइए रुक करते हैं कारोबार जगत का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों को घटा दिया है और मुद्रास्फीति के लिए अपने अनुमानों को बढ़ा दिया है। आईएमएफ के डाउनग्रेड के पीछे यूक्रेन रूस संकट, महामारी प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों की आक्रामक मौद्रिक नीतियां मुख्य कारण हैं। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2022 में सकल घरेलू उत्पाद धीमा होकर 3.2% हो जाएगा, जो उसके अप्रैल के अनुमान से 0.4% अंक कम है और पिछले साल के विस्तार की गति का लगभग आधा है। 2023 में वैश्विक विकास दर 2.9% तक कमजोर हो सकती है। सिर्फ 3 महीने पहले ये अनुमान 0.7% अंक अधिक था। वैश्विक मुद्रास्फीति भी तेज होने की संभावना है। आईएमएफ ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमानों को लगभग 0.5% अंक बढ़ाकर क्रमशः 8.3% और 5.7% कर दिया है। आईएमएफ ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ में भी मंदी का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने चीन को 4 दशकों में सबसे धीमी वृद्धि का अनुभव करने की भविष्यवाणी की है। आईएमएफ ने अप्रैल में अनुमानित 8.2% से चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया है। इसने कहा है कि मुद्रास्फीति पर काबू पाना भारत के नीति निर्माताओं के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और मौद्रिक नीति को सख्त बनाना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो आज हेरिटेज वॉक सेगमेंट में हम आपको सैर करवा रहे हैं गुजरात के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास महल की। लक्ष्मी विलास पैलेस को अगर वडोदरा की पहचान कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगा। सूर्यास्त के सुनहरे उजाले में डूबा ये भव्य महल अपने राजसी वैभव की पहचान बरकरार रखे हुए है और इसी तरह जहन में उभर कर आता है। इस शानदार पैलेस का निर्माण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। आइए आप भी इसका भ्रमण कीजिए हमारे जरिए। और आइए बात करते हैं आजादी के सफर की। आजादी के सफर के आज के एपिसोड में हम ब्रिटिश इंडिया कमेटी के बारे में बात करेंगे और जिसकी शुरुआत आपको बता दें कि 27 जुलाई 1889 को लंदन में हुई थी। साथ ही हम कल्पना दत्ता को भी श्रद्धांजलि देंगे जो मास्टर द सूर्य सेन के क्रांतिकारी समूह के सदस्यों में से एक थी। देखिए। 27 जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई
उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बी की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडनबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा। 27 जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थी। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थी। कल्पना दत्ता मास्टर दा सूर्यसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टर दा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टर दा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारी देर स्मृति कथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। तो नया सवेरा के इस अंक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले गौरव आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आपको तुर्की की राजधानी अंकारा में लिए चलते हैं, जहां पर स्थित डायनासोर थीम पार्क की आपको ये झलकियां दिखाते हैं। आप लीजिए इन झलकियों का मजा। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा।